दोस्तों वेलकम है आप लोग का मेरी एक और बिल्कुल न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो ये रिकॉर्ड ऑफ द मोटर जर्नी टू इमोर्टल डोंगो के ऊपर होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैंने इस डोंगो के अंदर हमारा जो मेन लीड हान है ना उसके सारे कल्टीवेशन लेवल्स बताऊंगा, यहाँ तक कि शुरू से लेकर उसका फाइनल कल्टीवेशन लेवल तक आप लोग को बताऊंगा। लेकिन दोस्तों रिकॉर्ड ऑफ द मोटर जर्नी टू इमोर्टल डोंगो के अंदर जो कल्टीवेशन लेवल्स है ना उनकी जो डिटेल है वो थोड़ा अलग है बाकियों से, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो कल्टीवेशन वर्ल्ड है वो ना 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड है। पहला जो हिस्सा है उसको हम लोग ना सबसे लो लेवल कल्टीवेशन हिस्सा बोलते हैं, जिसका नाम होता है मोटर रिलम स्टेज। और ये जो मोटर रिलम स्टेज है ना इसके अंदर ना हर कोई बंदा कल्टीवेट कर सकता है, यानी इसके अंदर भी कई सारे लेवल्स होते हैं और उन सारे लेवल्स के ऊपर भी एक के बाद एक लेवल आता जाता है, मगर इसके अंदर ना हर बंदा कल्टीवेट कर सकता है, यानी एक नॉर्मल बंदा तक। और मोटर रिलम स्टेज के बाद आ जाते हैं स्पिरिट रिलम स्टेज। और ये जो स्पिरिट रिलम स्टेज है ना इसके अंदर ना सिर्फ पावरफुल क्लैन के जो लोग हैं वही कल्टीवेट कर पाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके अंदर रिसोर्सेज भी चाहिए और इसके अलावा कुछ ब्लड लाइन्स का भी मामला चलता है इसके अंदर। इसके बाद आ रही इमोर्टल रिलम स्टेज। तो दोस्तों ये जो इमोर्टल रिलम स्टेज है ना इसके अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्लैन, जो सबसे ज्यादा पावरफुल क्लैन है ना वही सिर्फ कल्टीवेट कर पाते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक तो ब्लड लाइन भी चाहिए, स्पिरिचुअल और भी आपका बहुत ज्यादा होना चाहिए, और इसके अलावा जाहिर सी बात है पीछे ना कल्टीवेशन के रिसोर्सेज भी लगते हैं, यानी बैकग्राउंड अच्छा खासा होना चाहिए आपका, बल्कि अच्छे खासे से ज्यादा टॉप 5 पावरफुल क्लैन के अंदर आपका नाम आना चाहिए, फिर जाके आप इस लेवल तक कल्टीवेट कर पाओगे। इसके बाद आ जाता है एंड में सबसे ज्यादा पावरफुल बियॉन्ड द इमोर्टल रिलम स्टेज, यानी इमोर्टल रिलम लेवल की भी बाहर की लेवल्स। तो दोस्तों ये जो बियॉन्ड द इमोर्टल रिलम लेवल स्टेज है ना दोस्तों, ये इसके नाम से ही पता चलता है कि ये जो लेवल है इसके अंदर ना इमोर्टल लेवल से ही बाहर के लेवल्स आते हैं, और इसके अंदर ऐसे कोई भी कल्टीवेट नहीं कर सकता, यानी समझ लो मेन विलन और मेन हीरो जैसे लोग इस लेवल के अंदर जाए कल्टीवेट करते हैं। इस वजह से ये लेवल तो आम लोगों की सोच की बाहर का लेवल है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार ना ये जो मोटर रिलम लेवल स्टेज है ना, जो सबसे ज्यादा पहले वाली स्टेज है जिसके अंदर आम लोग भी कल्टीवेट कर सकते हैं, इसके अंदर टोटल कितने लेवल्स आ जाते हैं। इसका जो पहला लेवल होता है वो होता है क्यू रिफाइनिंग लेवल, और इसके अंदर टोटल ना 12 लेयर्स होते हैं, यानी टोटल 12 स्टार्स भी आप लोग बोल सकते हो, और हर एक लेयर के बाद ना बंदा पावरफुल हो जाता है। और इसके बाद जो सेकंड नंबर पे मोस्ट पावरफुल लेवल है ना इस लेवल के अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन एस्टैब्लिश रिलम लेवल। और ये दोस्तों उसके बाद जो क्यू रिलम लेवल है ना उसके बाद सेकंड नंबर पे बहुत ज्यादा पावरफुल लेवल है, लेकिन इसके अंदर ना सिर्फ ना 3 स्टेजेस ही होती है, अर्ली मिडल और लेट स्टेज। लेकिन इसके बाद जो सा पावरफुल लेवल आ रहा है उसका नाम है कोर फॉर्मेशन लेवल, जिसको हम लोग ना गोल्डन कोर लेवल ही बोलते हैं, और इसके अंदर भी 3 स्टेजेस होती है। कोर फॉर्मेशन लेवल के बाद जो सा लेवल आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं नीसेंट फॉल लेवल, और इसके अंदर भी 3 स्टेजेस होंगी। और इसके बाद होता है स्पिरिट सर्विंग लेवल, और दोस्तों इसके अंदर भी 3 स्टेजेस है। और इसके बाद आ जाता है बॉडी इंटेरोगेशन लेवल, और इसके अंदर भी 3 स्टेजेस आप लोग को मिलेंगे। इनके बाद आ जाता है वॉल्ट रिफाइनमेंट लेवल। तो दोस्तों ये जो लेवल है ना इसके अंदर भी आप लोग को 3 स्टेजेस मिलेंगे। और दोस्तों अब इनमें से जो लास्ट लेवल आ रहा है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है पूरी मोटर स्टेज रिलम लेवल के अंदर, वो है ग्रेट एक्सट्रैक्शन लेवल। दोस्तों ये जो ग्रेट एक्सट्रैक्शन लेवल है ना इसको हम लोग ना मोटर रिलम लेवल की ना बिल्कुल पीक की पावर बोल सकते हैं, यानी ये जो ग्रेट एक्सट्रैक्शन लेवल है ये मोटर रिलम लेवल का ना बिल्कुल पीक की पावर रखता है। और ये जो लेवल है ना इसके अंदर ना जो मोटर रिलम लेवल है वो पूरी तरीके से एंड हो जाता है। मोटर रिलम का सबसे ज्यादा पावरफुल लेवल ग्रेट एक्सट्रैक्शन रिलम लेवल है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। टोटल इसके अंदर 8 लेवल होते हैं, और जो ग्रेट एक्सट्रैक्शन रिलम लेवल है वो उन 8 लेवल में से सबसे ज्यादा पावरफुल लेवल है। और दोस्तों एक बात याद रखना, ये ना सब टाइटल के ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ लोगों की जो सब टाइटल होते हैं ना जाहिर सी बात है जिस वेबसाइट से देख रहे हैं जहाँ से देख रहे हैं वहाँ पे ना जरा सब टाइटल अलग होते हैं, और जो लेवल्स के नाम होते हैं वही जरा अलग हो जाते हैं। इस वजह से इस सब के ऊपर भी डिपेंड करते हैं जरा। मोटर रिलम स्टेज के बाद आ जाती है स्पीड रिलम स्टेज। तो दोस्तों ये जो स्पीड रिलम स्टेज है ना इसके अंदर टोटल 4 पावरफुल लेवल होते हैं। इनमें से जो पहला लेवल है ना उस लेवल को हम लोग बोलते हैं स्पीड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल। और दोस्तों ये जो पहला लेवल है ना ये ना बाकी जो पीछे आप लोगों को मैं लेवल बताया ना मोटर रिलम लेवल के उन सब में से ज्यादा पावरफुल है, यानी स्पीड रिलम लेवल की जितने मैं जो लेवल आप लोग को आगे बताऊंगा ना ये सब लेवल पिछले लेवल से ज्यादा पावरफुल होंगे। तो दोस्तों पहला लेवल हो गया स्पीड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल। इसके बाद जो इससे ज्यादा पावरफुल लेवल आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड रिफाइनमेंट लेवल। वैसे तो ये जो वर्ल्ड रिफाइनमेंट लेवल है ना ये ना पीछे मोटर स्टेज लेवल के अंदर भी आता है, मगर दोस्तों जाहिर सी बात है ये स्पीड रिलम लेवल का ना वर्ल्ड रिफाइनमेंट लेवल है, जिसको हम लोग ना स्पीड रिलम वर्ल्ड रिफाइनमेंट लेवल भी बोल सकते हैं। अब आगे जो सा लेवल आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं स्पीड रिलम बॉडी इंटेरोगेशन लेवल। और बॉडी इंटेरोगेशन लेवल भी आप लोगों ने पीछे सुना ही होगा, मगर वो जो लेवल है वो ना मोटर रिलम लेवल के अंदर आता है, जो ना मोटर रिलम का ना बॉडी इंटेरोगेशन लेवल है। मगर इस टाइम जो मैं लेवल बता रहा हूँ ना ये स्पीड रिलम का बॉडी इंटेरोगेशन लेवल, जिसको हम लोग बोलेंगे स्पीड रिलम बॉडी इंटेरोगेशन लेवल। और स्पीड रिलम का जो लास्ट लेवल है जिसको हम लोग आखिरी लेवल ही बोल सकते हैं स्पीड रिलम का, इसका नाम है इमोर्टल फाउंडेशन लेवल। तो दोस्तों आप लोग को इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये ना इमोर्टल लेवल्स के बिल्कुल आसपास लेवल आता है, लेकिन फिर भी ये इमोर्टल लेवल नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो सी स्टेज आ रही है उसको हम लोग बोलते हैं इमोर्टल रिलम स्टेज। तो दोस्तों ये जो इमोर्टल रिलम स्टेज है ना जो भी बंदा स्टेज
स्टेज पे आ जाएगा ना वो ना इमोर्टल बन जाएगा। और ये जो इमोर्टल रिलम स्टेज है ना इसके अंदर टोटल 5 लेवल्स आते हैं। इनमें से जो पहला लेवल है उसको हम लोग बोलते हैं अर्थ इमोर्टल, और जो दूसरा लेवल है उसको हम लोग बोलते हैं हेवन इमोर्टल, और जो तीसरा लेवल है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू इमोर्टल, और जो चौथा लेवल है उसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन इमोर्टल लेवल। लेकिन जो इमोर्टल रिलम लेवल है ना इसका जो एंड का जो लेवल आ रहा है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है इमोर्टल लेवल के अंदर भी। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट लू इमोर्टल लेवल। तो दोस्तों ये जो लेवल है ना ये इमोर्टल रिलम लेवल का बिल्कुल पीक का लेवल है। यानी ये जो लेवल है ना ये ना इमोर्टल रिलम लेवल का ना सबसे ज्यादा पावरफुल लेवल है। और एक तरीके से आप लोग ये भी समझ सकते हो कि जो हानली का जो वर्ल्ड है ना उसके अंदर जो ज्यादा जो क्लैन की जो पावरफुल लोग है, यानी जो सबसे ज्यादा पावरफुल क्लैन है ना और उनके अंदर भी जो सबसे ज्यादा पावरफुल लोग है वो ज्यादा ना इसी ग्रेट लू इमोर्टल लेवल के ऊपर ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते वो भी। लेकिन दोस्तों अब इसके बाद जो उनका लेवल आ रहा है, जो उनसे रिलम आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट इमोर्टल रिलम स्टेज, जिसको हम लोग ना बोलते हैं बियॉन्ड द इमोर्टल रिलम स्टेज भी। और दोस्तों ये जो बियॉन्ड द इमोर्टल रिलम स्टेज है ना इसके अंदर सिर्फ 2 लेवल आते हैं। एक जो लेवल है उसको हम लोग बोलते हैं इमोर्टल सोवरेन रिलम लेवल। तो दोस्तों ये जो लेवल है ना ये बियॉन्ड द इमोर्टल रिलम लेवल के अंदर ना सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा पावरफुल लेवल है। और जो बियॉन्ड द इमोर्टल रिलम लेवल है इसके अंदर जो सबसे ज्यादा पावरफुल लेवल है उसको हम लोग बोलते हैं इमोर्टल एम्परर लेवल। और दोस्तों ये पूरे की पूरा जो हानली का जो वर्ल्ड है ना इसके अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल लेवल है जिसको हम लोग इमोर्टल एम्परर लेवल के नाम से जानते हैं। और इस टाइम ना हमारा जो मेन लीड हानली है ना उसका जो लास्ट कल्टीवेशन लेवल होगा वो यही होगा इमोर्टल एम्परर लेवल। लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ पे अपना ओपिनियन दूं ना तो दोस्तों मेरे ख्याल से ना जो हानली है ना ये कोई आम करेक्टर नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा कमाल का करेक्टर है। क्योंकि दोस्तों इमोर्टल एम्परर लेवल पे जाना ना हानली के लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज है, क्योंकि ऐसा ना हम लोग को ना ज्यादातर डोंगा के अंदर भी होता हुआ नहीं दिखाया जाता। अगर हम लोग देखें ना हानली को गौर से तो दोस्तों ये जहाँ पर पैदा हुआ वो पहाड़ का इलाका था, यानी पहाड़ों का इलाका था और एक छोटा सा गाँव था जहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि हानली का कोई भी बैकग्राउंड कोई खास नहीं है और ना ही हानली के पास ना कोई खास तरह की पावर्स है और ना इसके पास खास तरह की स्पिरिचुअल फिजिक्स है और ना ही खास तरह की स्पिरिचुअल रूट्स है इसके पास। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि हानली बिल्कुल एक एवरेज इंसान था, यानी डोंगा के अंदर हम जो नॉर्मल इंसान देखते ना हानली बिल्कुल वैसा था। मगर फिर भी ये बंदा जो है इमोर्टल एम्परर लेवल तक चला गया है जो पूरी सीरीज का लास्ट और मेन लेवल है। यानी हानली के वर्ल्ड में ना हानली की वाकई में बहुत ही ज्यादा अहमियत होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों उनके वर्ल्ड का एक नॉर्मल बंदा इतने ज्यादा पावरफुल लेवल पे आ चुका है। और स्टोरी के एंड तक हम लोग देख सकते हैं कि आखिर में ना जो बड़े बड़े क्लैन के पावरफुल लोग हैं जो अपने आप को कोई टॉप चीज समझते हैं वो एंड में ना गाँव के लड़के के सामने नजरें मिलाने के भी काबिल नहीं होते और उसके सामने आके नजर नीचे कर खड़े होते हैं हमेशा। क्योंकि वाकई में हानली ये चीज डिवर्स करता है, क्योंकि एक तो इसके अंदर ना जो पेशेंट्स है वो बहुत ज्यादा है, ये हर चीज में बहुत ही आसानी से सब्र कर लेता है और इसके अलावा ये ना बहुत ही ज्यादा कम रिस्क लेता है। यहाँ तक कि जो हानली है ना वो ज्यादा चीजें इग्नोर कर देता है, अगर कोई इसका मजाक भी उड़ाए फिर भी ये उन चीजों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। क्योंकि जो हानली है ना इसकी सिर्फ एक ही सोच होती है, मरने से अच्छा है कि हम लोग ना एक और दिन देख लें। लेकिन जहाँ पर इसके कोई अपने या प्यारे लोग आ जाए ना ये वहाँ पर ना अपनी लाइफ का रिस्क भी आराम से ले लेते हैं, इसको कोई भी परवाह नहीं होती अपनी लाइफ। यहाँ तक कि ये जो बंदा है ना ये ना आराम से एल्केमिस्ट भी बन जाता है और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एल्केमिस्ट बनता है। एक तो ये जो बंदा है ये अपनी भी मदद आप कर लेते हैं, यानी जो बड़ी पावरफुल पिल्स होते हैं वो खुद ही बना के खा लेता है। और इसके अलावा ना ये जो इसकी पिल्स होती है ये बड़ी बड़ी अलायंस बनाने के लिए भी बहुत ही ज्यादा काम आती है इसके। और ये चीज ना ऑथर नॉवल के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छे से बताई है। ये बहुत सी ऐसी पिल्स लेते हैं जिससे ना इसकी लाइफ स्पैन बढ़ सके और एंड में ऐसे करते करते ये इमोर्टल लेवल के ऊपर चला जाता है, जिससे ना एक बंदे को ना अनलिमिटेड लाइफ मिल जाती है। यानी हमें पता लगता है कि जो हानली है ना असल में ये ना लाइफ की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता है अपनी, यानी ये और भी ज्यादा जीना चाहता है। और ये चीज ना हम लोग को सीरीज के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छे से दिखाई भी गई है। इतना सब कुछ करने के बाद और इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद जाकर जो हानली होते हैं वो इमोर्टल एम्परर लेवल पे आता है। मैंने तो इसके लेवल बहुत ही ज्यादा जल्दी बता दिए हैं, लेकिन जब हम लोग सीरीज देखते हैं ना फिर जाके हम लोग को पता चलता है कि असल में ना स्ट्रगल नाम की चीज होती क्या है। और इतना ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद जाके जो हानली होता है वो एंड में ना सबसे ज्यादा पावरफुल बनता है और सबसे ऊपर जाके खड़ा होता है। और सीरीज के एंड में जाके हम लोग को सही मायने में अंदाजा होता है कि आखिरकार ना एक आम विलेज से निकला हुआ एक आम इंसान ना किस तरीके से इमोर्टल एम्परर जाके बनता है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग ना हानली की जितनी भी जो वाइब्स है ना इनके ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो दोस्तों इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखी है और वो जो वीडियो वो भी आप लोग इसी वीडियो की एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। इसके अलावा ना दोस्तों मैंने ना वेल डिफाइंड डाउन बोर्ड का मांगा भी एक्सप्लेन किया हुआ है, उसकी जो एपिसोड 1 है ना उसका जो लिंक है वही मैं इसी वीडियो की एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा। और यकीन मानो मैं इस बात की आप लोग गारंटी देता हूँ, बल्कि मैं लिख कर देता हूँ कि अगर आप लोग एक दफा वेल डिफाइंड डाउन बोर्ड का मांगा भी देखोगे ना आप लोग जरा भी बोर नहीं होगे, बल्कि आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके कहोगे कि यार जल्द से जल्द इसका अगला पार्ट एक्सप्लेन करो। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में, तब तक कि आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।